बालवेग एक्सप्रेस न्यूज के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। इस वक्त मैच जारी है बांग्लादेश के शहर ढाका के मीरपुर के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में, और पाकिस्तान जिसे टॉस जीतकर बांग्लादेश से पहले बैटिंग करने की दावत दी थी। 6 रन के स्कोर पर साइम अयूब आउट हुए। उससे पहले खुशकिस्मत रहे कि 4 रन के स्कोर पर फ़खर जमान का जब इनफरादी स्कोर 4 रन था तो तस्कीन अहमद ने उनका बड़ा आसान कैच ड्रॉप किया। अब मोहम्मद हारिस बैटिंग के लिए आए हैं और इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 19 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। फ़खर जमान का जो कैच ड्रॉप करना है वो बांग्लादेश के लिए खासा महंगा साबित होगा। पाकिस्तान ने आज एक मरतबा फिर सुफियान मुकीम को टीम में शामिल नहीं किया। मोहम्मद नवाज जो 2021 के बाद, जो पिछले साल के बाद यानी तकरीबन 1.5 साल के बाद पाकिस्तानी टीम में वापस आए, वो आज पाकिस्तान की जानिब से खेल लें। और उनके अलावा साहबजादा फरहान, जिनके लिए एक नई इस्तिलाह इन्होंने इस्तेमाल की कि विकेट कीपर बैट्समैन, हालांकि उन्होंने PSL के आखिरी एक आध मैच में विकेट कीपिंग की, जिस तरह ख्वाजा नाफे को ये सिलेक्ट करके ऑस्ट्रेलिया ले जा रहे हैं कि उन्होंने कितनी कीपिंग की है, तो समझ में नहीं आता। क्योंकि जिस सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह ना हो, कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो उसके साथ यही होता है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश अपनी सरजमीन पर सख्त जान हरीफ साबित होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने हाल ही में जो सीरीज़ थी श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंकन सरजमीन पर 2-1 से जीती। अगरचे पहला मैच 7 विकेटों से बांग्लादेश हार गया, लेकिन दूसरे मैच में 83 रन से, और उसके बाद जो आखिरी मैच था उसमें 8 विकेटों से फतह हासिल की। क्या होता है इस हवाले से बात करेंगे। और उसके अलावा एक और जो अहम बात है, आज सुबह से हेडलाइंस की जीनत बनी हुई है कि भारतीय क्रिकेटर्स ने इनकार कर दिया, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं 5 ने, कि हम बॉयकॉट करेंगे। और आज जो मैच होना था WCL का, वो मैच नहीं हो रहा, बर्मिंघम में मनसूख कर दिया गया। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे ये जो मैच हो रहा है उसके हवाले से। अपने मेहमान का तारुफ आपसे कराते चलें। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ, जूनियर टीम के साथ, सीनियर टीम के साथ मुतअद्दिद हैसियतों में मुंसलिक रहे, हारून रशीद साहब। हम हारून रशीद साहब से बहुत सारी बात करेंगे, इन डेप्थ इनके एनालिसिस लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम हारून रशीद साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, हम आपसे पहले तो हारून साहब से बात करते हैं, फिर बाद में हम आपको पैकेज दिखाएंगे WCL के हवाले से। हारून भाई, कैसे देखते हैं जिस तरीके से पाकिस्तानी बैट्समैन फ़खर जमान का कैच ड्रॉप हुआ 4 रन पर, फिर उसके बाद साइम अयूब आउट हुए, हारिस ने आते ही कोशिश की कि किसी तरीके से, आप इस ओवरऑल इसको कैसे देखते हैं पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को? देखिए, एक तो सिलसिला ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में हर 2 से 3 महीने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। आपकी टीम की जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो जाती है, कोचेस चेंज हो जाते हैं, सिलेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, और अब तो जो सिलेक्शन कमेटी है उसका कोई हेड भी नहीं है। सो इसलिए जो आपकी डायरेक्शन है ना वो वेवर्ड हो जाती है, आप फोकस नहीं कर सकते कि आपने करना क्या है। अब माइक हैसन का जो मैं मिजाज पढ़ रहा हूँ वो ज़्यादातर ऑलराउंडर्स पे बिलीव करने वाली बात है। आपने देखा होगा कि आपने टीम में कोई स्पेशलिस्ट बॉलर सिवाय स्पिनर के और नहीं है, ऑलराउंडर्स के ऊपर वो ज़्यादा इंहिसार करते हैं। एक थिंकिंग ये चल रही है द वर्ल्ड ओवर कि आप ऐसे प्लेयर्स लें जो थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लें और बैटिंग भी कर लें, क्योंकि बॉलर भी उतने ही रन देता है 4 ओवर में 40 रन, आपका नॉन रेगुलर बॉलर भी इतने ही रन देगा, लेकिन एडवांटेज ये होगा कि आपकी बैटिंग डीप हो जाएगी। लेकिन जैसे भी आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, बांग्लादेश आई थिंक अपने मुल्क में तो बहुत ही मजबूत हरीफ साबित हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान को मनवाना है। पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको अभी से जो कॉम्बिनेशन है वो आपने बनाना है। इस टीम में मैं देख रहा था कि 7 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर, जिसको मैं कहूँगा सलमान मिर्जा तो अभी नए नए आए हैं, आज उनका वो खेल रहे हैं, देखते हैं वो कैसे वो करते हैं। और उसके बाद आपने 3 स्पिनर इसमें रखे हुए हैं। 3 स्पिनर में सुफियान मुकीम को हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि बड़ी बातें हो रही हैं कि जी एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन और गुगली बॉलर हैं, दुनिया भर में बड़े कामयाब हो रहे हैं, उनको टीम के साथ आप ले गए, लेकिन मोहम्मद नवाज को आपने उसके ऊपर प्रेफरेंस दे दी। मोहम्मद नवाज के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि जब मैं थोड़ी देर के लिए जब मैं चीफ सेलेक्टर बना था तो मिकी आर्थर उस जमाने में कोच, आपको याद होगा कि वो बने थे, तो मिकी आर्थर से जब मैंने मोहम्मद नवाज के बारे में बात की तो ये इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने जब उनसे बात की तो मोहम्मद नवाज ने कहा कि मैं तो इंग्लैंड में सेटल होना चाह रहा हूं और मैं इंग्लैंड के लिए खेलने के लिए तैयारी कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन कि आप उस वक्त वो ये कह रहे थे और आज वो पाकिस्तान की टीम में दोबारा शामिल हो गए जब उनको नजर आया कि शायद उनका वहां कोई चांस नहीं। लेकिन 31 साल की उम्र में उनसे क्या निकलवाना है? यही आपसे मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपने अगर इन्वेस्ट करना है इस वक्त, जो आपने 31 साल की बात की ना, सलमान मिर्जा भी कोई यंग नहीं है, वो भी 31-32 साल के हैं। इसी तरह जितने भी आप प्लेयर्स देखेंगे वो राउंड आउट उसी एज ग्रुप में अब, तो आपका नेक्स्ट वर्ल्ड कप ज्यादा से ज्यादा वहां तक ही सहारेंगे ना। उसके बाद आपके पास आगे क्या है, फिर आप एम्प्टी
हो जाएंगे और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। सो आई थिंक ये वो उसी सूरत में हो सकता है कि आपकी मैनेजमेंट्स लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आएँ, आपके इसमें कोई जो खलल अंदाजी होती है, डिस्ट्रप्शन होती है, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। 3 ओवर में आउट में 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर फखर जमान, सबको पता है कि अगर ऐसा बैट्समैन उसको चांस मिल गया तो वो डेफिनेटली मुश्किल डाल सकता है। और जिस तरह फखर जमान 21 रन पर बैटिंग कर रहा है, 11 गेंदों पर उसने 21 रन बनाए, 4 चौके। तो अगर वो खड़ा रहा और 3 ओवर में 32 यानी कि ऑलमोस्ट 11 रन का पर ओवर का रन रेट लेकर चल रहे, तो क्या देखते हैं? देखिए फर्स्ट 6 ओवर्स में तो आपके जहन में 60-70 रन करने का जहन में आपको रखना पड़ता है। और जहाँ जिस तरह की मैं बॉलिंग देख रहा हूँ बांग्लादेश की, स्पिनर्स के ऊपर वो इन्हिसार कर रहे हैं और इसके बाद वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं। एक चांस भी मिल गया है फ़खर को और फ़खर को अब इसको कैपिटलाइज करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि 15 से 20 ओवर्स तक ये जाएंगे तो पाकिस्तान की टीम का स्कोर राउंड अबाउट 191 या 200 के करीब। हारिस भी चले गए, 32 पे 2 हो गए। हाँ, तो इसलिए हारिस का तो आपको पता ही है कि वो तो जब मारते हैं तो वो थोड़ी ये देखते हैं कि क्या नहीं, जिस दिन होगा उनका वो रन कर जाएंगे, जिस दिन नहीं होगा, क्योंकि टेक्निक नहीं है, वो आते ही उनको शायद उनको कह दिया गया कि जी इररिस्पेक्टिव आपने बस जाके बस आपने मार दाड़ करनी है। एक चौका मार के 4 रन पे वो आउट हो गए। तो ये अगर इनकंसिस्टेंसी रहेगी तो आपका इश्यू रहेगा। देखिए बैटिंग का इश्यू रहेगा, प्रेशर किसके ऊपर आएगा? हसन नवाज पे। अब प्रेशर किस पे आएगा? सलमान अली आगा पे, जो टीम के डिफॉल्ट कैप्टन है, बिकॉज वो T20 के प्लेयर नहीं है। लास्ट ईयर नवंबर में उन्होंने अपना डेब्यू किया T20 और वो T20 के कैप्टन है, तो वो तो टीम से बाहर हो ही नहीं सकते। तो और उनके भी मैं देख रहा था 125 का उनका स्ट्राइक रेट। सो आपके पास खुशदिल शाह नीचे रह जाएंगे, कई मशरफ के ऊपर आपका ज्यादा इन्हिसार होगा कि वो आगे कुछ हिटे मार दें। अब्बास आफरीदी खेल रहे हैं, बट स्टिल यू नो आई थिंक इनिशियल स्टेजेस हैं, हम बहुत ज्यादा पहले प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इसको चलना चाहिए 3 से 4 मैचेस के लिए। ये ना हो कि आज अगर आप मैच हार गए, क्योंकि एक तो हमारे जहन में ये खौफ है कि हम हार ना जाए। हारने की वजह से मुझे मोहम्मद नवाज का जो इंक्लूजन है उसके पीछे यही नजर आ रहा है, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की लॉबी नजर आ रही है, लोग तो साफ कह रहे हैं लाहौर कलंदर साहब, तो वो तो नजर आ रहा है। देखिए अगर आपने PSL को अगर आपने ये बेंचमार्क बनाना है कि पाकिस्तान टीम में जो भी आएगा T20 के स्क्वाड में उसकी परफॉर्मेंस PSL में होनी चाहिए, तो फिर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो हो रही है जिसमें T20 भी होता है, वनडे भी होता है, वो वाले प्लेयर्स कहाँ जाएंगे? उनको तो मौका PSL में नहीं मिलता ना। PSL में तो वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जो फ्रेंचाइजीज ले लेती हैं उनको। बाकी जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो रन्स के अंबार लगा रहे हैं या विकेट्स ले रहे हैं, उनका तो कोई पुरसान हाल है ही नहीं। लेकिन अमन भाई अब जो इस सिचुएशन में आपके पास 5 तो ओपनर्स, आपने जो बुनियादी तौर पर 5 ओपनर्स हैं 15 रुकनी स्क्वाड में, आपके पास 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह, बस बाकी पांचों के पांचों ओपनर्स हैं। हाँ। तो आपने किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस किया ना। साहिबजादा फरहान जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के रन्स के बाहर लगा दिए, उसको आप बाहर बिठा रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है, उसको अगर आप लाएंगे तो कहाँ खिलाएंगे? उसको मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे। हसन नवाज को आपने मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट कर दिया। सो ये एक बड़ा इशू है कि जब आप टीम सिलेक्शन पे जाते हैं तो आप कम से कम जिस जगह का जो प्लेयर है उसको उसी जगह पे मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आप खिला दें साहिबजादा फरहान को नीचे, अगर वो रन्स नहीं करेंगे तो आप ये कह देंगे जी हमने तो उसको खिलाया था, इसने रन्स नहीं किए। लेकिन क्या उसको वो जगह मिली जहां पर वो खेलता चला आ रहा था और वहां परफॉर्म कर रहा था? सो ये इश्यूज। लेकिन एक प्लेयर्स के साथ ये ज्यादती नहीं कि जो अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में हो, जिस तरीके से उसने रन्स के अंबार लगाए डोमेस्टिक में, T20 में लगाए, आप उसको T20 से बाहर कर रहे हैं। ये वैसे देखिए बहुत हम इससे पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं, आपसे भी पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी जब मैं आया था कि देखिए आप जब तक जो इनफॉर्म बैट्समैन है उसको उस वक्त नहीं खिलाओगे, फिर कब खिलाएंगे? सही, क्योंकि आपको माजी में भी अगर मैं आपको ले जाऊं तो ऐसे प्लेयर जो इनफॉर्म होते थे उनको जानबूझ के नहीं खिलाया जाता था और जैसी उनकी फॉर्म गिरती थी आप उनको खिला के एक्सपोज कर देते थे। सो ये बड़ा जरूरी होता है कि अगर बैट्समैन एक अच्छी फॉर्म में है तो उसको मौका फौरन उसी वक्त मिलना चाहिए ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है और आपको मौका मिलता है तो आप डबल माइंडेड होते हैं कि यार अगर मुझसे रन ना हुए तो ये मुझे ड्रॉप कर देंगे। इस टीम को देखते हुए आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का फ्यूचर क्या देखते हैं? कैन दे स्टेज कम बैक? कैन दे स्टेज अ कम बैक इन? देखिए ये सिर्फ उसी सूरत में होगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये भी ये चांस ले रहे हैं
इन लड़कों के ऊपर। अगर तो कामयाबियां हासिल नहीं हुई तो फिर वापस लाएंगे। प्रेशर जो है आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, मीडिया का प्रेशर पड़ेगा, मीडिया ने नहीं छोड़ना, और उसके बाद लोगों ने, और सोशल मीडिया पे भी लोगों ने बहुत शोर करना है। और उसके बाद अगर जिन फॉर्म में बाबर आजम और जिसकी आपने रिजवान की बात कर रहे हैं, अगर ये जिन लीग्स में खेल रहे हैं वहां अगर उन्होंने परफॉर्मेंस कर दी तो आपके पास क्या चारा रहेगा। लेकिन वो लीग तो दिसंबर में जाएंगे, दिसंबर में, उससे पहले भी एक शायद सीपीएल होगी। अच्छा, मुझे लगता है कि उसके लिए भी कैरेबियन प्रीमियर लीग जो है वो शायद जुलाई अगस्त में या अगस्त सितंबर के शुरू में हो जाती है। लेकिन अगस्त में तो इनको अफगानिस्तान से भी खेलना है, आयरलैंड से भी खेलना है, फिर एशिया कप खेलना है सितंबर। समझें कि ये लोग नहीं होंगे, उसमें तो ना बाबर आजम होंगे ना रिजवान होंगे, क्योंकि अगर इनको टेस्ट करना है तो इनको मुसलसल मौके देने पड़ेंगे। अगर इन्होंने ये मौके नहीं दिए और अगर ये एक ही सीरीज, खुदा ना खास्ता मुझे उम्मीद नहीं है कि ये हारेंगे, क्योंकि टीम इतनी बुरी नहीं है, अच्छी टीम है। अगर बैटिंग में अगर ये चल जाते हैं 118 190 पार स्कोर होता है, बॉलिंग आपके पास बुरी नहीं है, सो आप जीत भी सकते हैं। लेकिन इररिस्पेक्टिव जीते और हारे इनको मौका मिलना चाहिए जिनको अब आप लेके गए। वरना आप देखेंगे रिजवान और अगर बाबर आजम को सीपीएल में ले जाते हैं या वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, अगर वो फॉर्म में वापस आते हैं तो आपके पास क्या चारा रहेगा? कोई चारा नहीं रहेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन बताते चले कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का पहला T20 इस वक्त बंगाबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जा रहा है। 4 ओवर्स में 38 रन पाकिस्तान ने बनाए। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके। 6 रन बनाने के बाद साइम अयूब आउट हुए और 4 रन बनाने के बाद मोहम्मद हारिस आउट हुए। फ़खर जमान क्रीज पर मौजूद हैं, जिनका कैच ड्रॉप हुआ था 4 रन पर, और फ़खर जमान इस वक्त 25 रन पर नॉट आउट है, और उनके साथ कप्तान सलमान अली आगा है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद से मजीद बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी टीम जिद्दोजहद में मसरूफ़ है बांग्लादेश के खिलाफ। ये वही टीम है पाकिस्तान की जिसने बांग्लादेश के खिलाफ, जो अपने मुल्क में 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज हुई थी, उसमें पता ही चल रहा था कि बांग्लादेश की कोई टीम भी है। बड़े आसानी से हराया। पहला मैच 37 रन से, दूसरा मैच 57 रन से, तीसरा मैच 7 विकेटों से। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की तीसरी विकेट भी गिर चुकी है। कप्तान सलमान अली आगा आउट हो चुके हैं और पाकिस्तान का स्कोर है 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और जिस तरीके से सलमान अली आगा आउट हुए, उन्होंने 3 डॉट बॉल्स खेली और फिर उसके बाद वो 3 रन बनाकर आउट हुए। भाई कैसे देखते हैं, एक ऐसा बैट्समैन था जो फंस के खेल सकता था, वो भी कैसे आउट हुआ? देखिए, इसमें प्रेशर तो डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर आना शुरू हो गया है, क्योंकि आप देखें 9 बॉल्स खेल के अगर आपने 3 रन बनाए हैं तो T20 में आप पता है जिस मर्जी आप पोजीशन में हो ये सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि आपको खेलना पड़ता है। अब सारे का सारा प्रेशर जो है वो हसन नवाज और फ़खर जमान पे है। फ़खर जमान का अब विकेट पे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पिच पे रहेंगे तो पाकिस्तान की टीम का स्कोर कोई अच्छे जगह पे जा सकता है, वरना पीछे आपको पता है कि खुशदिल शाह हैं, वो भी आके हिटें मारते हैं, उसमें चांसेस वो दे सकते हैं बॉलर्स को, क्योंकि अभी स्पिनर्स से बॉलिंग करने आना है, क्योंकि पावर प्ले खत्म हो जाएगा। फिर ऑलराउंडर्स आएंगे, नवाज और फ़हीम अशरफ आएंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ये जो पार्टनरशिप है इसको काफ़ी हद तक 15 ओवर तक जाने की कोशिश करनी चाहिए विद अ गुड रन रेट। आई थिंक हसन नवाज ने जिस तरह डोमेस्टिक में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, एडजस्ट कर लिया उन्होंने चौथे नंबर पर आके। आई डोंट थिंक सो, इट्स टू अर्ली आई वुड से, क्योंकि देखिए वो डोमेस्टिक क्रिकेट को आप इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं मिला सकते। अभी हसन नवाज भी आउट हो गए बगैर कोई रन बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट का फर्क सिर्फ यही है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप 11 के 11 टॉप प्लेयर्स के खिलाफ खेलते हैं, वेयरएज़ डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके पास 3 से 4 प्लेयर आपकी ऑपोजिशन में अच्छे होते हैं, बाकियों के ऊपर आप चार्ज कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली ये प्रेशर तो मुझे पता था कि इन यंगस्टर्स पे पड़ेगा, और आई थिंक इनको अपने नर्व्स दिखाने होंगे, बताना होगा कि जी हम अच्छे हैं। लेकिन ठीक है, अब क्योंकि आपके पास देखें इकबाल अवेलेबल रिसोर्सेज ये नहीं है, बिल्कुल यही है, सही कह। इन्हीं में से ही आपको खिलाना होगा, इन्हीं को ही आपको ग्रूम करना होगा। सो आप कहाँ से प्लेयर्स लेके आएंगे? आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट कुछ भी नहीं करती, आपकी क्लब क्रिकेट नहीं होती, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में जिस तरीके से मैचेस हुए हैं वो सबके सामने हैं। सो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान के लिए गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल मरहले हैं जिनको तय करना है। अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि PCB कद्दाफी स्टेडियम से बैठ के ही क्रिकेट को चलाना चाह रहा है।
ऐसा हो नहीं सकता। मैं नहीं समझता फिर आपके आर्म्स एसोसिएशन क्या कर रही हैं, आपके डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं? यस सर है ना, सारे रीजन्स के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लोग हैं वो यस सर हैं। इकबाल, आपको इतनी ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज है इन सारी चीजों की, आप मुझे कंपेयर करके बता दें कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और आपके दुनिया के दूसरे ममालिक के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर किस तरह काम कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। उनके सारी एसोसिएशंस, उनके सारे प्रोविंसेस, उनके सारे स्टेट्स अपने ओन पे अपनी क्रिकेट चलाती हैं। आपके यहाँ पीसीबी सारी क्रिकेट चला रहा है, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट हो, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट। फिर बीच में नया जो तजुर्बा कर दिया था चैंपियंस टूर्नामेंट का, लाखों रुपए दिए, 2 टूर्नामेंट हुए चैंपियंस के। बस आप मुझे बताएं उसका हासिल क्या हुआ? आपने इतना पैसा जाया करने के बाद क्या कोई रिपोर्ट आपको नजर आई? नहीं। कि उन 5 मेंटोर्स ने क्या रिपोर्ट दी? कोई प्लेयर नजर आया हमें नया कोई निकल कर आया? उस रिपोर्ट अगर वो देते तो आपको पता लगता ना। उनको निशानदेही करनी चाहिए थी कि उन्होंने जो 2 साल यहाँ गुजारे या जो 2 सीजन गुजारे उसमें उन्होंने क्या देखा और वो क्या समझते थे कि आगे पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर होना चाहिए। तो मेरे अपने नजरिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनमें से 3 मेंटोर तो चले गए, शोएब मलिक, सकलैन मुश्ताक और वकार यूनुस। 2 अभी भी हैं। कितने पैसे लेके गए? 50 लाख रुपए महीना से आप अंदाजा लगा लें कितने कब से कोई हुआ है, और करोड़ों रुपए। यही पैसे अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, एसोसिएशंस को एम्पावर करने के ऊपर, ग्राउंड्स की डेवलपमेंट के ऊपर, प्लेयर्स की डेवलपमेंट के ऊपर अगर आप काम कर रहे होते, क्योंकि कोचेस तो अभी भी वही काम कर रहे हैं जो उनके जमाने में भी काम कर रहे थे, सिर्फ वो आपने फिगरेट्स ला के बिठा दिए थे जिसकी वजह से आपको ये इश्यूज हुए। 6 ओवर में 41 रन, 4 खिलाड़ी आउट, कम बैक कर लिया है। 7 का एवरेज वो नीचे ले आए 10-11 से, 3 विकेट्स और विकेट उन्होंने 4 विकेट ले ली। सिर्फ फखर जमान उनके लिए इंपॉर्टेंट है इस वक्त। लेकिन अब फखर के लिए तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि जब तक दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, खुशदिल शाह आएंगे, वो अगर वो मैच कर गए फखर जमान की बैटिंग को, तो देन हम एक्सपेक्ट कर लें कि अब तो जो पार स्कोर है वो मुझे अब 150-160 का नजर आ रहा है। अगर उसमें 1-2 विकेट्स और गिर गई तो ये हो सकता है 140 के पहले आउट हो। भाई इस बंगा बंधु नेशनल स्टेडियम पर जो एवरेज स्कोर है डे एंड नाइट मैच का वो 125 है। 125। हाँ। इसका मतलब है डिफिकल्ट है ना फिर बहुत, तो इसलिए इनको बहुत जरूरी है कि 150 प्लस के ऊपर अपने ज़हन में रखें। सही। अगर 150 प्लस करेंगे तो इनकी बॉलिंग कुछ करेगी कि जो कि बहुत ज्यादा इन एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए ना, कोई आपके पास जेन्युइन बॉलर सिवाय स्पिनर के, जिसमें अगर आप अबरार को कह लें या टू सम एक्सटेंट मोहम्मद नवाज को, जो कि मतलब इंटरनेशनल सीन से आउट है, उनका दोबारा तो बड़ा मुश्किल होता है ना, एक आदमी को कम बैक कर रहा है 1.5 साल बाद। और आपके पास जो फास्ट बॉलर्स हैं वो ऑलराउंडर्स हैं, यू नो, दे आर नॉट जेन्युइन बॉलर्स। सो इसलिए पाकिस्तान की बॉलिंग तो वीक है। आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं भाई, ये डोमेस्टिक के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है, अब 6 टीमें रख ली हैं इन्होंने और कहा है कि 2 टीमें जो है उधर से आएंगी अपना ट्रॉफी से, के ग्रेड 2 से। अच्छा, कराची की टीम जो 21 मरतबा चैंपियंस रहा। अच्छा, आपने अगर टीमों को निकालना था डोमेस्टिक सीजन शुरू होने से पहले बताते ना कि भाई टॉप की 6 टीम्स आएंगी। नदीम उमर मेरे प्रोग्राम में आए, वो गिला कर रहे थे हमारे 2 मैच वॉश आउट हो गए, 2 ही मैच वो जीते। उन्होंने कहा कि ना सऊद शकील को खिलाया इब्तिदा में क्योंकि सिलेक्टर्स उनके आते हैं, कोचेज उनके, ना उन्होंने शान मसूद को खिलाया। आपने वही बात की जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की, क्योंकि एसोसिएशंस फ़ाल नहीं है, यू नो, खुद मुख्तार नहीं है अपने डिसीजन लेने में। पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी, इमेजिन करें कि मैंने ये सुना कि जो पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो हेड हैं वो कह रहे थे कि हमने रीजनल हेड को लोकल रीजन का चीफ सिलेक्टर बनाया। कैसे वो रीजनल हेड? नो, रीजनल हेड को चीफ सिलेक्टर बनाना रीजन का आपके ज़हन में आती है ये बात? रीजनल हेड का काम क्रिकेट की सिलेक्शन नहीं है, उसको तो ओवरऑल क्रिकेट को रन करना है, ये सब करना। और कह रहे हैं हमने उसको बनाया। सो इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसीज गलत है। देखिए, नदीम उमर के लिए ठीक है, कराची क्रिकेट इस वक्त बिल्कुल ही नीचे गिरी हुई है और वो उस टीम में भी नहीं है जो हमने 6 टीमों को बनाया। फिर मैं कहूँगा कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। देखिए, आप मुझे बताएंगे कोई भी वे फॉरवर्ड नजर आता है क्या? आपके ख्याल में ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं हुआ था? पहले भी अगर आपको याद होगा कि आपने 6 टीमें या 8 टीमें बना के 2 टीमों को कहा था कि वो क्वालिफाई राउंड से आएंगे। लेकिन ये चीज उस वक्त बेहतर होती कि आप जब सीजन अनाउंस करते तब आप उनको पहले से बताते कि जी ये सीजन में 18 टीमें खेलेंगी। पहले तो 18 टीमों का कॉन्सेप्ट ही गलत था। आपने जो लोअर लेवल की टीमें थी उनको फर्स्ट क्लास का स्टेटस दे दिया। 4 साल में 4 फॉर्मेट चेंज हुए। बिल्कुल। सो आप मुझे बताएं आपकी क्रिकेट कहाँ खड़ी होगी?
आपने भी तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप गए थे, जो आपने वो हमारा डिपार्टमेंट्स को खत्म करने की बात हो रही थी। नहीं, उसमें तो मसला ये था कि उसमें तो जो भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था आपका वो जो गए थे। हाँ, जो हम लेकर गए थे जो कि मिक्स एंड मैच था, जिसमें ये था कि ना डिपार्टमेंट ने खत्म होना था, ना एसोसिएशन ने खत्म होना था, ना किसी की जॉब जानी थी, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन वो भी देखे ना, वो भी तो लीगली बगैर सोचे समझे किया गया, क्योंकि उसमें उनको कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होना था उन एसोसिएशंस को। वो 4 सालों में रजिस्टर ही नहीं हो सकी, इसलिए कि हर प्रोविंस का अपना अपना ओन कानून है। सो उसके मुताबिक उनको प्रॉब्लम्स हुई, अल्टीमेटली वो उसको भी तोड़ना पड़ा, और उससे जो नुकसान हुआ वो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब तक जा रहा है। दूसरा आप देखें, आप मुझे ये बताएं कि क्लब क्रिकेट जो कि बेस था, यार आप मुझे बताएं कि आपको याद होगा कि हम जूनियर लीग और सीनियर लीग कराची में खेला करते थे। 12-15 टीमें, क्या टीमें होती थी कराची की? संगम स्पोर्ट, शादाब स्पोर्ट, बेशुमार, पाक जिमखाना, नाज़मा जिमखाना, उसको क्या टीम, और उसमें सब में 3 से 4 प्लेयर, सिकंदर कहीं और से खेल रहे, इकबाल कासिम कहीं और से खेल रहे, फ्रेंड्स, मलीर जिमखाना। सो ये वो प्लेयर्स आपस में मद्दे मुकाबिल होते थे। अब बड़ा मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके साथ साथ दूसरे प्लेयर्स भी ग्रूम होते थे। आपकी क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। आप मुझे बताएं कब आपने देखा होगा कि मैं तो पिछले 2 साल से कराची में देख रहा हूँ, क्लब क्रिकेट हो ही नहीं रही। किसी एक जोन में आपने उसको हर एक को कहते हैं कि एक जोन में आ जाओ, हम आपको खिला देंगे, पाकिस्तान खिला देंगे। ये हर कोई एतराज कर रहा है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हारून रशीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि एक ही जगह आ जाओ, पाकिस्तान खेल लो बस हमारे क्लब में। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर खुशदिल शाह को बैटिंग के लिए नहीं भेजा माइक हैसन ने, मोहम्मद नवाज को बैटिंग करने के लिए भेजा है फखर जमान के साथ। इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल कर रही है इस वक्त। 7 ओवर्स में पाकिस्तान का स्कोर जो है वो है 43 रन, यानी कि 43 रन। 7 ओवर में 4 विकेटें गिर चुकी हैं। और 4 कौन कौन आउट हुए? साइम अयूब आउट हुए, उनके अलावा मोहम्मद हारिस आउट हुए, कप्तान जो है वो सलमान अली आगा वो आउट होकर जा चुके हैं, और हसन नवाज बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। इस पर बात करेंगे। मैच अभी जारी है, अभी 13 ओवर पाकिस्तान की इनिंग्स के बाकी हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हारून रशीद साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तानी बैट्समैन जिद्दोजहद में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। 47 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम जो है वो डग आउट को वापस लौट चुकी है। फ़खर जमान स्ट्रगल कर रहे हैं, लकी रहे, उनका 4 रन के स्कोर पर तस्कीन अहमद ने बड़ा आसान कैच ड्रॉप किया था। और गुज़िश्ता ओवर में LBW की उनके खिलाफ बड़ी ज़ोरदार अपील हुई, लेकिन गेंद जो थी वो उसकी हाइट ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो बच गए। अब सारी नज़रें फ़खर जमान पर मरकूज हैं, और अब 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए खुशदिल शाह हैं। हारून रशीद साहब कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुशदिल शाह को बांग्लादेश की जो लीग होती है T20 12 मैचेस खेले BPL पिछली दफा, और उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। सो ऐसा प्लेयर जिसको वहाँ का एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो एक्चुअली उसको ऊपर ज्यादा भेजना चाहिए था। आपने नवाज को अननेसेसरी सैक्रिफाइस किया, वो समझता भी है। दूसरी चीज़ अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ एवरेज स्कोर 125 है, जो इस बात को बताता है कि बैटिंग आसान नहीं है, बैटिंग मुश्किल है इस पिच के ऊपर। इसलिए अब पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि उनको पार स्कोर से ऊपर जाने के लिए फ़खर जमान का वहाँ रहना और खुशदिल शाह का वहाँ रहना 18 और 19 ओवर तक बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों प्लेयर्स वहाँ तक नहीं रहे तो पाकिस्तान का उस हदफ तक पहुँचना ही मुश्किल होगा। मेरे अपने नज़दीक 150 प्लस अगर ये पाकिस्तान कर जाती है यहाँ से, अच्छा जो कि रन रेट गिरता चला जा रहा है। आप देखें कि वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रही है, बहुत अच्छा कमबैक किया, विकेट्स भी ले रहे हैं, उसके बाद बॉलिंग भी बड़ी टाइट कर रहे हैं। सो मेरे अपने नज़दीक बांग्लादेश इस वक्त थोड़ा सा हावी है, लेकिन 2 से 3 ओवर में आपको पता है T20 का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है गेम का, और अगर ये 2-4 हिटें लग गई, 2-4 छक्के लग गए तो एकदम से आपका रन रेट बढ़ जाएगा। सो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान अभी भी गेम के अंदर है। ऐसा नहीं कि हम ये कह सकें कि पाकिस्तान इज डाउन एंड आउट, क्योंकि फ़खर जमान और खुशदिल शाह जब तक हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि। लेकिन आपने नोट किया कि गेंद रुक कर आ रहा है, फंस कर आ रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रोक प्ले खेलने में मुश्किल हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपने 125 का जो बताया कि इसका जो पार स्कोर है, उसका रीजन ही ये है कि ये स्ट्रोक मेकिंग के लिए कंड्यूसिव नहीं है। सो आपको जब ये पता लग गया था कि ये स्ट्रोक मेकिंग के लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो आपको ग्राफ्टिंग की जरूरत थी। और जाती मारना शुरू कर दिया, हारिस को देख लें, साइम अयूब को देख लें। सो ये वो जो गेम प्लान की आप बात करते हैं,
जो ओवरऑल थिंकिंग की बात करते हैं वो ये होती है कि आप पहले से पता लगा लिया होता है कि जी इस पिच के ऊपर हम कितने रन्स बनते हैं और बैटिंग के लिए क्या क्या मुश्किलात हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, स्टेट्स आपके सामने होते हैं, तो उसके मुताबिक आप प्लान करते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान ने अपनी प्लानिंग में थोड़ा सा वो किया कि बजाय इसके कि वो पिच को देखने के बाद इक्का दुक्का बाउंड्रीज लेके कम से कम जो उनके ज़हन में स्ट्राइक तो रोटेट करें, वो तो स्ट्राइक नहीं, आपके प्लेयर निकल के मार रहे थे, आ रहे हैं, उसके बाद रनआउट का तो कोई बात बनता ही नहीं है यहाँ पर कि आप रनआउट हो जाएं। 9 ओवर में 54 रन, 6 का एवरेज है, कहाँ 11 से 6 पे आ गया। अब वो 11 से 6 पे आया, अब ये अभी 5 पे था, तो इसका मतलब 1-2 बाउंड्रीज मिलने से ये थोड़ा फखर जमान के 54 में से 34 रन तो फखर जमान के अकेला ही खेल रहा है, मोर देन हाफ उसके फखर जमान ने रन किए। स्ट्राइक भी उसी के पास ज्यादा रह रही, दूसरे तो आते ही 2-2 बॉल पे आउट हो रहे हैं, तो इस वजह से वो उनके बॉल भी कम है। देखिए 9 बॉल खेल के वो आउट हुए, हसन नवाज भी 3 से 4 बॉल खेल के आउट हुए। सो स्ट्राइक ज्यादातर फखर जमान के पास ही है। अब यह है कि खुशदिल शाह को और इनको एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ डेवलप करनी चाहिए। प्रॉब्ली अभी फिलहाल इनको 12 से 13 ओवर तक ये देखें और उसके बाद मोहम्मद हारिस ने 3 गेंदें खेली, कप्तान सलमान अली आगा ने 9 गेंदें खेली, तो ये मतलब कोशिश कर रहे थे। अच्छा दिलचस्प बात यह भाई, इतने तजुर्बाकार खिलाड़ी, बेशक आप पे कप्तानी की जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि आप सिंगल डबल लें, आप मारने की कोशिश कर रहे थे, डॉट बॉल से आप अंडर प्रेशर हो रहे थे। देखिए होता यह है कि जब आप कोई भी प्लान करके अंदर जाते हैं ना, तो जब पिच का बिहेवियर देखते हैं, आप देखेंगे उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी तंजीद ने, और उसका गेंद पड़ के मूव हो रहा था और गेंद बाउंस भी ले रहा था, ठीक है ना, अच्छा खासा एक्स्ट्रा बाउंस था। तो ये चीज बताती है कि ये पिच में बॉलर्स के लिए मदद है। जब बॉलर्स के लिए मदद है तो अब नॉर्मल जो फ्लैट पिच का जो आपका जेल में प्लान होता है ना, कॉन्सेप्ट होता है, वो नहीं चलता। फिर आपको अकॉर्डिंगली रोटेट करनी पड़ती है और वेट करना पड़ता है बैट बॉल का, और उसके बाद आपको पता है कि बॉलर 6 बॉल एक जगह पे नहीं कर सकता। एक और फखर जमान का कॉटन बॉल जो ड्रॉप हो गया, तो आई थिंक फखर जमान का दिन है, और वो हो सकता है फखर जमान ही आपको ये मैच को जिताने में हम रोल प्ले करें। किस्मत की देवी आज लगता है मेहरबान है। 3 चांसेस मिलना T20 की गेम में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अब आनंद भाई, इसमें इन्होंने जिस तरह से कॉम्बिनेशन बांग्लादेश ने किया, बांग्लादेश की बैटिंग को आप आसान ना लें, फिर दूसरे उनको तजुर्बा है इस ग्राउंड पर खेलने का, इस पिच पर खेलने का, तो आपकी बात वो सही साबित होती कि 125 से तो ऊपर जाना होगा इफ यू वांट टू विन दिस मैच। और उसके अलावा दूसरी तरफ ये भी देखें कि आपकी बॉलिंग में एक्सपीरियंस नहीं है इन दैट सम, अब्बास आफरीदी है, उसका भी ज्यादा तजुर्बा इन और आउट है। मतलब आप वो विकेट टेकिंग एबिलिटी वाली बात जिसमें एक थ्रेट हो, जैसे शाहीन आफरीदी है, आपको विकेट्स ले देगा टाइम पे आके, यानी अगर आपको हारिस रऊफ आके विकेट ले देगा, ये वाले बॉलर्स तो आपके पास नहीं है। ठीक है, इन्होंने ऑड परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, बट इनके ऊपर आप बैंक नहीं कर सकते। इस पर हम मजीद बात करेंगे। और जिस तरह हारिस रऊफ की बात की हारून रशीद साहब ने कि आपने हारिस रऊफ को कैसे इजाजत दे दी, मेजर लीग क्रिकेट जो अमेरिका हो रही थी वहां वो अनफिट हो गए, आपने हसन अली को पाकिस्तान को छोड़कर दी 100 खेलने की कैसे इजाजत दे दी, क्या मुल्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और बात करेंगे कि जो भारतीय जो क्रिकेटर्स का रवैया था कि जी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। हालांकि दिलचस्प बात है कि कल रात हरभजन सिंह एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर गए बर्मिंघम में, और उसके बाहर खड़े होकर उन्होंने वीडियो भी बनाई। उन्होंने कहा क्या खाना था, खाना पाकिस्तान का खाते हैं लेकिन खेलते नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।